हेलो फ्रेंड्स। उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आई दृष्टि की करंट की वीडियो है, जिसमें पिछली जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए। उसके आगे की ये वीडियो है। पहला घटना चक्र देखते हैं क्या है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में दिया है। भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती है। ऐसी स्थितियों जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह एवं वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के संविधान में भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान के युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 से देश में आपातकाल घोषित किया गया था। इसी उद्घोषणा के लागू के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी, जिसे देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। उपरोक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। अब नीचे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। साथ ही 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ अत्याचार किए गए। अंततः उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में तत्कालीन तानाशाही सरकार ने लोगों को असंख्य यातनाएं दी। मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया। उल्लेखनीय है, इससे पूर्व 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिरला ने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषणा की निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। इस दौरान आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया। अब नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। साथ ही 12 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में भी इसे प्रकाशित किया गया। हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों को याद एवं युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। सत्रह सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो
नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। अब देखते हैं बेसिक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। बेसिक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन वैश्विक हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वे सहयोग एवं नवाचार कर एआई के भविष्य के आकार दे सकते हैं। एआई नवाचार ने स्वयं को विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की भारत की आकांक्षा के दृष्टिगत वैश्विक दृष्टिकोण एआई शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है ये देखो। 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डाटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप, वित्तपोषण एवं सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान OECD और GPAI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की। ज्ञातव्य हो, GPAI एक बहुधारक पहल है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। वर्ष 2024 में भारत GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। वर्ष 2024 में भारत GPAI का क्या है? अध्यक्ष है। अब AI के बारे में और समझते हैं। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 जुलाई को। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रगति एवं नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव क्या क्या है? 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया। यह प्रथम अवसर है जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों ने भी समर्थन प्राप्त किया है। इंडिया AI मिशन। अब इंडिया AI मिशन क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटरों, प्रोग्राम्स के निर्माण के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक धारणा पर आधारित है कि मानव विचार की प्रक्रिया को मशीनीकृत किया जा सकता है। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को आच्छादित किया जा सकता है जो कंप्यूटर को मशीनों की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु बजट पर व्यय इतना है, लगभग 10,371 करोड़ के आसपास। इस विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए है। इस मिशन को लॉन्च किया जाना भारतीय AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इंडिया AI मिशन के घटक क्या क्या है? इंडिया AI कंप्यूटर क्षमता पहला स्तंभ है, इसका घटक है। इस स्तंभ के माध्यम से
एक उच्च स्तरीय एवं विस्तार योग्य एआई कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो भारत में एआई के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप और अनुसंधान पारितंत्र की मांग को पूरा करेगा। यह एआई कंप्यूटर अवसंरचना सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक GPUs को तैनात करके निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया एआई नवाचार केंद्र। यह एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान होगा जो अनुसंधान क्षेत्र को शीर्ष प्रतिभाओं की व्यवस्थित तैनाती एवं प्रतिधारणा सुनिश्चित करेगा। क्या इंडिया एआई नवाचार केंद्र यह एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान होगा जो अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं की व्यवस्थित तैनाती एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है इंडिया एआई डाटाबेस मंच। इसे इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। अब है नेक्स्ट है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यह पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों को विकसित करने एवं उसका विस्तार करने और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। यह स्तंभ का लक्ष्य सभी शैक्षिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना है। Tier 2 हो, Tier 3 शहर में डाटा एआई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है। नेक्स्ट है एआई स्टार्टअप। यह स्तंभ नवाचारी एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण एक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करने के माध्यम से डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट है सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई। यह स्तंभ एआई के उत्तरदायी विकास, तैनाती एवं अंगीकरण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अब है अगली योजना है दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति के उपरांत यह विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया था और 5 जुलाई 2024 को ये क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। इस विधेयक अधिनियम के रूप लेने के बाद में इस अधिनियम ने कुछ प्रावधान 26 जून 2024 को तथा कुछ 5 जुलाई 2024 को लागू कर दिए गए। दूरसंचार अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े हुए मामलों से संबंधित कानून के संशोधन एवं समेकित करना था। निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत होगी। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव एवं विस्तार करना, रेडियो उपकरण धारण करना, स्पेक्ट्रम की नीलामी आवंटित किया जाएगा। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा सिवाय निर्दिष्ट उपायों को छोड़कर, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेश या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। विज्ञापनों, संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर का निर्माण।
रजिस्टर्स का निर्माण, मॉलवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक व्यवस्था प्रदान करना। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑफ ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया और इस फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि किया गया है। 30 अगस्त 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 को अधिसूचित किया। यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक एवं सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है। प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवा प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डाटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 वर्ष तक की कैद, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। पूरे भारत में प्रतिवर्ष 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, ये क्या है? सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार के कारण उनके आयोजन में देरी तो होती है, साथ ही परीक्षाएं रद्द भी कर दी जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन से शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या उनके द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश में अस्तित्व में नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया था कि परीक्षा प्रणाली सुभेद्यता का लाभ उठाने वाले तत्वों की पहचान कर एक व्यापक केंद्रीय कानून द्वारा उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए। ज्ञातव्य हो 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से NTA द्वारा आयोजित UGC नेट 2024 की परीक्षा के साथ साथ 5 जून 2024 को आयोजित नीट 2024 की सभी कथित अनियमितताएं उजागर हुई थी। 19 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए UGC नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया था, जून वाली परीक्षा को। अब देखते हैं 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। ज्ञातव्य हो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। बारह फरवरी को ये 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम साधन निवारण अधिनियम 2024 का उद्देश्य लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। अब इसमें कौन कौन सी परीक्षा शामिल है? संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय एवं विभाग और भर्तियों के लिए उनसे संबंधित अधीनस्थ कार्यालय। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है। यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश करने या मिलीभगत करने पर रोक लगाता है। निर्दिष्ट अपराधों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।
इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती एवं असमनीय दोनों होंगे। यह अधिनियम संगठित अपराधों के लिए बड़ी सजा निर्दिष्ट करता है। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी। कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकेगा। न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार लोकसभा परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। नालंदा परिसर का उद्घाटन। अब देखते हैं नालंदा परिसर का उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि मूलतः यह एक बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन तथा पाल शासकों आदि ने इसका संरक्षण किया। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विद्यालय का पतन हो गया। इसकी स्मृति ही शेष रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दियों पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा की गई थी। हालांकि 1861-62 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। मार्च 2006 में बिहार विधानसभा में एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त थे। 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना का समर्थन किया। बिहार सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए विचार का समर्थन किया था। 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले स्थित राजगिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था। इस अधिनियम ने नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थायी परिसर के लिए राजगिरी में 455 एकड़ भूमि प्रदान की थी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगिरी में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि एशिया विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि भी शामिल हुए थे उसमें। नया नालंदा विश्वविद्यालय गैर राज्य एवं गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विद्यालय के कुलाधिपति हैं।
जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।